Yes. Now you can see in the book our next topic is this indifference map, indifference curve map. ठीक, तो indifference curve map क्या होता है? Map is not वो geography या political map, not like that. It is only a diagrammatic expression. किसका? When we show many indifference curves all together on the same axis. I am repeating, when we show many indifference curves on the same axis. Axis कौन से? ये x axis और y axis के ऊपर. Instead of drawing only one IC, we draw मान लो many indifference curves. ये इंडिफरेंस कर्व सेकंड भी ड्रॉ कर दी, इंडिफरेंस कर्व थर्ड भी ड्रॉ कर दी, और भी बनानी हो और भी बना सकते हैं, 4 5 जितनी मर्जी बना लो. सो व्हेन वी शो मेनी इंडिफरेंस कर्व्स टुगेदर, दैट इज कॉल्ड फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स, और द सेम इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप. ठीक है, चाहे हम कह दें फैमिली, फैमिली मतलब बहुत सारे मेंबर्स हैं. कौन से मेंबर्स हैं? इंडिफरेंस का मेंबर्स हैं, उनका नाम रख लेते हैं. जो लोअर लेवल के ऊपर होती है दैट इज कॉल्ड IC1. यहाँ पर आप देख रहे हो ना, तो इंडिकेट करने के लिए कि कौन से ऊपर है कौन से नीचे है, तो किसी तरीके से उसको एक्सप्रेस तो करना पड़ेगा. फॉर दैट वी जस्ट राइट हियर, वी गिव द नंबरिंग. जो सबसे लोएस्ट है उसका नंबर डाल दिया IC1 कि ये फर्स्ट है. जो उसके बाद ड्रॉ किया दैट वी नेम एज IC2, भी ये नंबर सेकंड की है, नंबर IC3. इफ वी ड्रॉ वन मोर तो उसको लिख देंगे IC4, IC5 एंड सो ऑन. ठीक है. एनी हाउ वी डोंट हैव टू ड्रॉ 100 ICs. आपको कि चलो जी मैम ने कह दिया फैमिली है तो 100 यहाँ IC बना दे, ऐसा नहीं. ये सिर्फ एक समझाने का है कि भाई अगर इकट्ठी दिखानी हो, इफ वी हैव टू शो 2 3 4 ICs, तो हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व. IC का मतलब इंडिफरेंस कर्व फैमिली, और द सेम टर्म इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व मैप. ठीक, से 1 मार्क में आपको क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग इंडिफरेंस कर्व फैमिली, या ड्रॉ ए डायग्राम शोइंग इंडिफरेंस कर्व मैप. तो बस करना कुछ नहीं है, एक्सिस पे लिख देना है गुड एक्स, यहाँ पे गुड वाई, ऐसे 3 4 आप बना सकते हो इंडिफरेंस कर्व्स. ठीक है. अच्छा, अब ये तो हमारा हो गया था मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई, ये कल कर लिया था हमने. रेट एट विच एक्स कमोडिटी इज रिप्लेस्ड बाय वाई कमोडिटी means how many units of Y commodity are to be left in order to gain one extra unit of X commodity. X का एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए हम Y के कितने यूनिट्स छोड़ने के लिए रेडी होते हैं? हर बार पहले से कम यूनिट छोड़ना चाहते हैं. सो जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से ये हम कम करते हैं अपने Y के यूनिट्स को, दैट स्पीड इज कॉल्ड रेट. ना, रेट वर्ड का मतलब होता है रफ्तार, स्पीड, किस स्पीड से छोड़ना चाहते हैं. तो कम, हर बार कम स्पीड से छोड़ना चाहते हैं. 4:1, 3:1, 2:1, 1:1. तो इस करके इसका नाम रख देते हैं रेट, या इसी को कह देते हैं, यू कैन राइट ऑन योर बुक ऑल्सो, MRS इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. जब भी कोई कर्व का हम ऐसे लिखते हैं ना रेट, कि किस रेट से चेंज आ रहा है, तो दैट रेट ऑफ चेंज इज ऑल्सो नोन एज द स्लोप. तो आप लोग कहीं भी अपनी बुक पे लिख लो, MRS of x for y is equal to slope of indifference curve. Please write down slope of indifference curve. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट है, आगे दिया हुआ है एजम्पशंस ऑफ IC एनालिसिस. अब एजम्पशंस क्या है कि इस कॉन्सेप्ट में, जैसे हमने वो कार्डिनल में एज वी डन कि फ्यू थिंग्स आर टू बी अज्यूम्ड, ऐसे होगा तो उसके रिजल्ट के तौर पे ये हो सकता है ना. जैसे जैसे राइट नाउ यू आर अटेंडिंग द क्लास, तो ये हम, या मैं क्लास लगा रही हूँ, तो ये हम अज्यूम करके चलें कि इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ही हमारा ये फ़ोन लैपटॉप ये सारा कुछ, मान लो चार्जिंग हुई होगी तो ही हमारा काम हो सकता है ना. अज्यूमिंग कि अवर लैपटॉप एंड फोन आर प्रॉपरली चार्ज्ड, है ना, काम कर रहे हैं, हमारी बैटरी चार्ज हुई हुई है ये फ़ोन और लैपटॉप की, तो ही काम चल रहा है, तो अज्यूम करके ही चल रहे हैं, है ना. तो ऐसे यहाँ पे कि कुछ एजम्पशंस को मान के चलना है, ओनली देन IC एनालिसिस वर्क्स. नाउ व्हाट आर दोज एजम्पशंस, लेट अस ट्राई टू सी. ये आई हैव टेकन द सेम पेज. सो फर्स्ट इज, जो ये सेम ही है जो पहले भी किया था, कंज्यूमर रैशनल है, मतलब इंटेलिजेंट कंज्यूमर है. इंटेलिजेंट कंज्यूमर इन द सेंस कि ही वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन. वही आदमी रैशनल है, कंज्यूमर है, जो अपनी सेटिस्फेक्शन को बाय, व्हेनेवर वी कंज्यूम एनीथिंग, आप सीधा देखो अपना मेरा एग्जांपल लो, व्हेनेवर वी यूज एनी कमोडिटी, तो अवर मेन गोल इज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी, है ना. पूरी संतुष्टि चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये चीज़ के ऊपर मैंने पैसे खर्च किए तो मुझे इसका पूरा फ़ायदा मिलना चाहिए, आम बोलचाल में फ़ायदा बोल देते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड रैशनैलिटी, कि ये हमारी समझदारी है, दिस इज़ द मीनिंग. सेकेंड है कि कंज्यूमर, ये मैं सेकेंड बाद में बताती हूँ, तो ये थोड़ा सा लॉन्ग है. थर्ड है प्राइस और इनकम, ये सेम ही है कि हमारा जो चीज़ों के प्राइसेस है, प्राइस ऑफ गुड एक्स गुड वाई, दैट शुड नॉट चेंज. इनकम ऑफ द कंज्यूमर शुड ऑल्सो नॉट चेंज.
ना तो देयर शुड बी इंक्रीज इन अवर इनकम, ना ही डिक्रीज इन अवर इनकम। जितने पैसे हैं हमारे पास इनकम है, दैट शुड रिमेन सेम। उसके बाद हमारे टेस्ट हैबिट्स में, प्रेफरेंसेस में कोई चेंज नहीं है। जो हमें जो चीज़ को जैसे जैसे यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं लाना, जो जैसे यूज़ कर रहे हैं बस वैसे ही यूज़ कर रहे हैं। मतलब जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हो या जिस चेयर पे मैं बैठी हूँ रोज़ उसी पे ही बैठती हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। जो बुक रोज़ खोलते हैं उसी को ही देख रहे हैं, उसी को ही पढ़ रहे हैं, कोई बुक को चेंज नहीं कर रहे। मतलब जो जैसे यूज़ हो रहा है वैसे का वैसा ही है, ठीक है। एंड देन कंज्यूमर ऑब्टेन्स इक्वल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डिफरेंट बंडल्स, कि ये जो आईसी के ऊपर ये हम जो जहाँ जो भी हम ABCD कॉम्बिनेशन जो कोई भी दिखाना चाहते हैं, दैट दोज कॉम्बिनेशंस गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब हमें ये नहीं लगता कि अगर हम यहाँ इस पॉइंट के ऊपर है तो हमें कोई ज़्यादा बढ़िया लगता है, थोड़ा नीचे आ जाए तो कम बढ़िया लगेगा, और नीचे आ जाए कम, ऐसा कुछ नहीं। हम कहीं भी वी कैन बी ऑन एनी पॉइंट। यही इस इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की खास बात है कि आईसी के सभी पॉइंट्स के ऊपर इक्वली सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कोई मर्जी कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, ठीक। नाउ अब रह गई बात इसकी, ये वाला पॉइंट, अब इसका क्या मीनिंग होता है। कंज्यूमर हैज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दैट मीन्स he prefers a bundle of two goods which has more of at least one good and no less of other। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, दिस कैन बी देयर फॉर वन मार्क क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन हो सकता है आपको डिफाइन मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होती हैं। अब ये मैंने ये थोड़ा आगे भी आएगा, लेट आई एम ट्राइंग टू शो यू विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यू कैन नोट इन योर नोटबुक ऑल्सो। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए वी हैव ये वाला एग्जांपल, ठीक है, मैं इसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर एट दिस पॉइंट आई विल नॉट एक्सप्लेन अगेन, मैं बिगनिंग में कर रही हूँ। अब इसका मीनिंग क्या है, मान लीजिए हमारे पास वी हैव टू गुड्स, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, कॉमा लगा के लिखते हैं एक्स वाई का मतलब एक्स गुड वाई गुड, ऐसे यहाँ पे लिख लिया, दो तीन आप एग्जाम्पल बना लो, एक्स वाई गुड ऐसे एक्स वाई गुड। अब मान लीजिए एक्स कमोडिटी है, उसके हम ले रहे हैं 5 यूनिट्स, और वाई कमोडिटी के भी ले रहे हैं 5 यूनिट्स, ठीक है। मतलब नीचे लिखने का मतलब ये एक्स कमोडिटी के 5 यूनिट्स हैं, दीज आर 5 यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी, पहला एग्जांपल हो गया। फिर कॉमा, अब ये सेकंड एग्जांपल, अब यहाँ मान लीजिए एक्स कमोडिटी के वी आर टेकिंग 5 यूनिट्स और वाई कमोडिटी के हम ले रहे हैं 6 यूनिट्स, ठीक है, एक्स के 5 वाई के 6 ले रहे हैं। उसके बाद एक्स और वाई, अब एक्स के ले रहे हैं कितने यूनिट्स ले रहे हैं, 6 यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी, वाई के भी 6 यूनिट्स, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ध्यान से समझने वाली बात है। अब हमने क्या करना है कि इसका मतलब है, मैंने 3 एग्जांपल्स लिए, अदरवाइज 4 5 कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत एग्जांपल्स कैन बी देयर, है ना, मेनी कैन बी देयर। अच्छा, अब उस क्वेश्चन है कि आउट ऑफ ए गिवन सिचुएशन वी हैव टू कंपेयर एनी टू कॉम्बिनेशंस या एनी टू एग्जांपल्स आर टू बी कंपेयर्ड, या हम ऐसे कह सकते हैं 2 चीज़ों को ही कंपेयर करना है हमने। मतलब हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं, 3 को नहीं लेना, एट ए टाइम, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमने सिर्फ 2 एग्जांपल्स को कंपेयर करना है, 2 ऑप्शंस को कंपेयर करना है, ऐसे सब बोल सकते हैं, टू ओनली 2। अब मान लो हम ये वाला, पहला ये वाला और ये वाला, इसको कंपेयर करते हैं, ठीक। अच्छा, अब आप देखो, अगर आप इसको इग्नोर कर दो, भाई है हमारे पास, हमारे मार्केट में जब हम जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बाकी सबकी तरफ से अपना ध्यान हटा के हम अल्टीमेटली 2 चीज़ों पे अपना ध्यान ले आते हैं, फिर हम देखते हैं बच्चा इसमें से मैं कौन सी चूज़ करूँ, है ना। दुकानदार हमें 50 चीज़ें दिखा देता है, हम क्या करते हैं, पहले थोड़ी सी सिलेक्ट करके अलग रख लेते हैं, 5-7 पीस अलग रखते हैं, फिर हम कहते हैं भाई ये बाकी का हटा लो आप, मैं ये 5-7 में मुझे सोचने दो कि मैंने कौन सी लेनी है, मुझे क्या ठीक लग रहा है, फिर थोड़ा सा सोचते हैं, फिर वो 5-7 में से भी हम 2 पे आ जाते हैं या 3 पे आते हैं, फिर 2 पे आते हैं, फिर डिसाइड करते हैं जाके मुझे कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लग रही। ऐसे ही होता है ना, नॉर्मली हम ऐसे ही करते हैं सारे, ठीक। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि अब हमने बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो हटा दिए, अब सिर्फ पहले 2 को कंपेयर करो। अब आप देखो, अगर आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, इफ़ यू आर एन इंटेलिजेंट कंज्यूमर, तो आप इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल लेना चाहोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप ये वाला पेयर लेना चाहेंगे या ये वाला पेयर लेना चाहेंगे, ध्यान से सोचना है आपने। एनीवन कैन टेल। सेकंड पेयर। हाँ जी बेटे, फर्स्ट के सेकंड? सेकंड। सेकंड, हाँ जी। कैन यू टेल कौन सा बच्चा है, अभी नाम भी बता दीजिए, व्हाट इज योर नेम बेटा? नंदिका।
नंदिका, ओके नंदिका, वेरी गुड, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर इज वेरी नाइस। अब आप ये भी बताओ रीजन कि किस रीजन के करके आप सेकंड पेयर को लेना चाहेंगे इसको। हम क्योंकि हमें y के 1 यूनिट मोर मिल रहा है, 6 यूनिट्स मिल रहे हैं और उसमें 5 यूनिट्स मिल रहे थे। वेरी गुड, शाबाश, नंदिका को समझ आ गया। नंदिका वेरी गुड, यही आंसर है इसका, यही हमारी मोनोटोनिक प्रेफरेंस है कि भाई अगर हमें गिवन सिचुएशन में कोई दो बंडल्स को लेना पड़े, इसको कह देंगे बंडल, है ना, या ऑप्शन कह देंगे बंडल, कि ये दो बंडल्स हैं दो चीज़ों के, इसमें से हमने चूज करना है, तो एज ए रैशनल कंज्यूमर वी विल चूज दैट बंडल विच गिव्स एट लीस्ट मोर ऑफ वन कमोडिटी। अब ये देखो x की यहाँ भी 5 चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ भी 5 यूनिट ही मिल रही है, सेम ही मिल रहा है, बट इन दिस बंडल x का हमें सॉरी y का हमें 5 यूनिट्स मिल रहे हैं, बट इन दिस बंडल या इन दिस ऑप्शन हमें y की 6 चीज़ें मिल रही हैं। तो फिर हमारी रैशनैलिटी, अवर इंटेलिजेंस इज इन दिस फैक्ट ओनली कि हमें यही चूज़ करना चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। जब भी ज़्यादा मिल रहा है तो ऑब्वियसली तभी हमें बढ़िया ही लगेगा ना, कुछ ज़्यादा मिले। तो ये जो सेकंड ऑप्शन या बंडल जब हम चूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर शोइंग अवर मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, दैट मीन्स दिस बंडल हैज at least more of y commodity and not less of the x commodity। भी यहाँ 5 से कम नहीं है, यहाँ y की 1 यूनिट ज्यादा है, तो हम इसको चूज करते हैं, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी, क्या बोला था हमने, कंज्यूमर इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ ही बिटवीन टू बंडल्स, क्या लिखा हुआ है, बिटवीन एनी टू बंडल्स कंज्यूमर प्रिफर्स द बंडल विच हैज मोर ऑफ एट लीस्ट, ये है मोर ऑफ एट लीस्ट वन कमोडिटी एंड नॉट लेस ऑफ द अदर कमोडिटी। भाई एक्स की कम नहीं है उसकी बजाय और वाई की उसकी बजाय 1 यूनिट ज्यादा है, तो हम इसकी तरफ अपनी प्रेफरेंस शो करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये अब पहले ऑप्शन को छोड़ दें, पहले बंडल को इग्नोर करें, है ना, नाउ वी वांट टू कंपेयर दीज टू ऑप्शंस, इन बंडल्स को कंपेयर करना है। अब आप देखो, अब आप किस बंडल को लेना चाहेंगे अदर देन नंदिका, एनीबडी कैन टेल। नंदिका को क्लियर है? हाँ जी बेटे बताइए, इन दोनों को कंपेयर करना है, सेकंड वाले को, वेरी गुड। ये तो इसको इग्नोर कर दिया, ये हो गया पहला बंडल, ये हो गया सेकंड बंडल। अब इसको क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें ये क्या है, यहाँ पर ये 6 और 6 सेम है, बराबर की चीजें मिल रही हैं, कोई फर्क नहीं, बट x का 1 यूनिट ज्यादा मिल रहा है ना। तो जिसका टॉपिक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, तो x की 1 यूनिट ज्यादा मिल रही है, ठीक है जी। बेटा हु इज स्पीकिंग, प्लीज टेल मी, आई एम गोइंग टू रिमूव दैट स्टूडेंट, हरी अप, म्यूट योरसेल्फ। ये तो नहीं, सो ये वाला नहीं, दूसरी चीज है यूटिलिटी, देख दूसरी बुक है मार्जिनल यूटिलिटी, शाम को क्या तो रही थी। यस, बी मेच्योर, अब आप बड़ी क्लास में हो तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको। चलो, एनी हाउ, तो आउट ऑफ दीज टू बंडल्स नाउ दिस बंडल विल बी प्रिफर्ड बिकॉज इट इज हैविंग मोर ऑफ वाई कमोडिटी, सॉरी मोर ऑफ एक्स कमोडिटी एंड नॉट लेस ऑफ वाई कमोडिटी, ठीक। ऐसे ही अगर हम मान लो बीच वाले को छोड़ दें, इसको छोड़ दो, अब फर्स्ट और थर्ड वाले को इसमें से हमने सिलेक्ट करना है, तो अब कौन सा करेंगे, ये सेकंड लास्ट वाला इसको करेंगे, बिकॉज अगेन हियर मोर ऑफ बोथ कमोडिटीज इज देयर, ये यहाँ 5-5 है, यहाँ दोनों के 6-6 यूनिट्स हैं, तो दोनों के ज़्यादा हो जाएं फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, दैट इज़ द आइडियल सिचुएशन। बट अगर दोनों के यूनिट्स ज़्यादा नहीं है तो एटलीस्ट एक चीज़ का कोई 1 यूनिट ज़्यादा हो, दूसरे का कम से कम उतना ही हो। अब इसी बात को जब हम व्हेन वी राइट इन इंग्लिश सेंटेंस तो ये कह देते हैं एटलीस्ट मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड नो लेस ऑफ या नॉट लेस ऑफ द अदर कमोडिटी। तो व्हेन वी शो दिस टाइप ऑफ प्रेफरेंसेस देन दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर आ रहे हैं। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यही मान के चलते हैं कि हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं मोनोटोनिक है, मतलब हम ज़्यादा चाहते हैं, दूसरी चीज़ का कम नहीं चाहते, किसी का कम नहीं चाहते, और जो ज़्यादा मिल जाए तो बड़ी खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं, ये मतलब है। चलिए जी, नाउ दिस इज मार्जिनल रेट ऑफ, ये हमारा कल हो चुका था, ये जो पहले डायग्राम किया था आईसी वाला इंडिफरेंस कर्व वाला, तो उसमें लेट मी शो वंस अगेन ये वाला जो डायग्राम है, तो इसमें ये क्या आ रहे हैं, कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, ये देखो ये वाला मार्जिनल रेट,
तो फिर से मैं बता देती हूँ छोटा सा जल्दी से, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ x फॉर y इज द रेट एट विच कंज्यूमर इज लीविंग या सेक्रीफाइसिंग द यूनिट्स ऑफ y commodity in order to get one additional unit of x commodity, and that rate of y sacrifice of y commodity that is diminishing time and again, या that is diminishing continuously. x का एक एडिशनल यूनिट पाने के लिए कंज्यूमर इज विलिंग टू लीव y, बट कितना विलिंग है, हर बार पहले से कम यूनिट्स छोड़ने के लिए वो विलिंग है. दिस रेट इज नोन एज दिस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो लाइन है वर्टिकल डिफरेंस, ये यहाँ ज़्यादा है. ये x का तो सेम ही है, ये वाला पार्ट, ये जो ट्रायंगल को अगर हम देखें तो ये डेल्टा y इज मोर, डेल्टा x इज लेस. फिर यहाँ पर ये डेल्टा x तो गिवन है जितना भी है, 1 यूनिट का ही चीज है. यहाँ पर ये डिस्टेंस और थोड़ा सा कम हो गया इसके कंपैरेटिवली, मतलब ये 4 की बजाय ये 3 हो गया, 3 का डिफरेंस आया. यहाँ पर ये 2 का डिफरेंस आया, यहाँ पे ये 1 का डिफरेंस आया. तो हर बार जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो पहले की बजाय कम होता जा रहा है. तो उसी कम होने के करके ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है ना, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. तो इसका मतलब है कि हमारा जो सेटिस्फेक्शन है या जो हमारी जिसको हम बोल सकते हैं ना, वाई का क्यों कम से कम छोड़ने के लिए तैयार है, बिकॉज जैसे जैसे हम वाई के यूनिट छोड़ते हैं तो हमारी उसके लिए जो इम्पोर्टेंस है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जाती है. जो चीज़, सीधी सी बात है, एक ह्यूमन नेचर है, जो चीज़ हमारे हाथ से छूट रही है उसके लिए हमारी मन में उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है. और जो चीज़ हमें मिल रही है, एक्स्ट्रा मिल रही है, उसके लिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ये तो मिल ही रहा है. बट जो हाथ से जा रहा है उसको हम छोड़ना नहीं चाहते. अगर छोड़ना भी पड़े तो वी वांट टू लीव एज लेस एज पॉसिबल. तो यही ह्यूमन नेचर को यहाँ पर टेक्निकली इस तरह से एक्सप्रेस कर दिया जाता है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, मतलब सेक्रीफाइस बाय सेक्रीफाइस ऑफ वाई कमोडिटी या लॉस ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय गेन ऑफ एक्स कमोडिटी. अब यहाँ पे ये एग्जाम्पल दोबारा से दिया हुआ है, नो नीड टू टेक सेपरेट एग्जाम्पल. जो हमने आईसी वाला एग्जाम्पल किया था ना टेबल, यू कैन यूज द सेम टेबल. यहाँ दोबारा से और कोई वैल्यूज लेके किया, नो प्रॉब्लम, ये करना ये भी कर सकते हो. जो हमने आईसी वाले में पहले किया था वो वाला भी आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सेम ही है. अब आ जाए यहाँ पे भी आप प्लीज़ ऊपर लिख लीजिए रीडिंग. यहाँ पे रीडिंग लिख लो, ओनली रीडिंग. ये वही बात को दोबारा से कहा जा रहा है जो मैंने अभी बताई है, उसी बात को है कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इंडिफरेंस कर्व में, वो हमेशा डिमिनिशिंग होता है. मतलब कन्वेक्स शेप की आईसी होती है ना, तो आईसी कैन बी ऑफ स्ट्रेट लाइन शेप, ना ही ये हो सकती है कनकेव लाइन की शेप. अब वो क्यों नहीं हो सकती? स्ट्रेट लाइन की शेप इस करके नहीं हो सकती क्योंकि जो MRS है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता. ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, वो तो तभी बन सकती है अगर कांस्टेंट होता है 1:1, फिर 1:1, फिर 1:1 या 2:2, 2:2. तो क्योंकि वो सेम नहीं होता है, दैट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती है. सेकेंडली, फिर MRS इंक्रीज नहीं करता है, ये नहीं होता है 4:1, फिर 5:1, 6:1, वो नहीं हो रहा था ना हमारा टेबल में. क्या था, हमने किया 4:1, 3:1, 2:1, कम हो रहा है. तो कनकेव शेप इस करके नहीं हो सकती बिकॉज MRS ऑफ x फॉर y दैट नेवर इंक्रीजेस, वो बढ़ नहीं सकता है. क्यों नहीं बढ़ सकता? क्योंकि जो कंज्यूमर है वो y के ज़्यादा यूनिट्स छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगा. मेंटली कोई भी आदमी प्रिपेयर नहीं होता है कि मेरे हाथ से कोई चीज़ चली जाए. तो क्योंकि वो तैयार नहीं होगा इस करके ये राइज नहीं कर सकता है, इस करके ये कनकेव शेप भी नहीं हो सकती. ठीक, तो जो आईसी होती है दैट इज ऑलवेज ऑफ कन्वेक्स शेप. तो बस इसको आपने थोड़ा सा, बस आपके माइंड में ये फैक्ट होना चाहिए. यहाँ पर आप लिख लो ओनली रीडिंग. नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस का. तो अब मैंने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, स्लाइड लेट मी शो. वहाँ से जल्दी जल्दी करते हैं, अब ये रेपिटेशन ही है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंडिफरेंस कर्व की, इट स्लोप्स डाउनवर्ड, है ना. जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी ड्रॉ फ्रॉम दिस साइड, ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं. तो इधर होता है हमारा लेफ्ट पार्ट, है ना. अपना हाथ देख लो, आप देखो यहाँ लेफ्ट से ये टुवर्ड्स राइट साइड को आ रहे हैं. तो आईसी इज ऑलवेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोप. क्यों? बिकॉज वी हैव टू लीव सम वाई कमोडिटी, सम पार्ट ऑफ वाई कमोडिटी छोड़ना पड़ता है. तो जब भी एक चीज़ की वैल्यू कम होती है नंबर की टर्म्स में, एक की वैल्यू बढ़ती जाती है, एक्स बढ़ रहा है, वाई का पहले से हमें छोड़ना पड़ता है, उसका कुछ अमाउंट लीव करना पड़ता है. तो जब भी एक चीज़ को बढ़ाते हैं और एक को कम करते हैं तो हमेशा जो भी कर्व होगी हमारी वो डाउनवर्ड स्लोप की होगी,
डाउनवर्ड नेचर की होगी, क्योंकि हम दोनों को इकट्ठा चेंज, सेम चेंज नहीं आ रहा है, एक को बढ़ा रहे हैं एक को कम कर रहे हैं, इस करके डाउनवर्ड स्लोप। दूसरा है ये सेकंड प्रॉपर्टी है, इट इज ऑफ कन्वेक्स शेप। तो कन्वेक्स शेप का रीजन क्या है? कन्वेक्स शेप मीन्स, अपने बुक के ऊपर भी आप लिख सकते हो, कन्वेक्स शेप मीन्स डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये कन्वेक्स शेप, अभी जो पहले बताया, ये बार बार वही पॉइंट आ रहा है। कन्वेक्स शेप का मतलब कि जो MRS है वो कम हो रहा है। कम होने का मतलब, अब आप देखो यहाँ मैंने थोड़ा हाईलाइट कर दिया, ये देखो ये जो डेल्टा वाई है, डार्क सी लाइन, ये डेल्टा वाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखो ये वाला, ये भी डेल्टा वाई है। अब इसकी लेंथ में और इसकी लेंथ में देखिए, ये दिस इज ए लॉन्ग लाइन एज कम्पेयर टू दिस वन। डेल्टा एक्स सेम ही है, जितना ये चौड़ाई है ना, विड्थ है, उतनी ही यहाँ पे है। इसका मतलब क्या है कि हर बार पहले कंज्यूमर ज़्यादा वाई को छोड़ रहा था, अब कंज्यूमर कम वाई की चीज़ को छोड़ रहा है, तो पहले की अपेक्षा ये कम हो रहा है। इसका मतलब जो MRS है वो कम हो रहा है ड्यू टू द डिमिनिशिंग MRS, जो शेप है IC की वो कन्वेक्स हो गई, ठीक। ये वही कॉन्सेप्ट की एक्सप्लेनेशन है दोबारा से। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो टू इंडिफरेंस कर्व्स हैं, दे कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट होते काट के जाना, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, कट करके जा रही है। तो यहाँ पर ये दो कर्व्स हैं, मान लीजिए, आपको बाद में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मान लो ये वाली कर्व आई ड्रॉ, ये इसका नाम रख दिया IC1, पहले ये ड्रॉ कर दी। फिर अब मैंने ऊपर से, इसी के ऊपर से एक लाइन और एक कर्व बना दी, ये कट करती हुई लाइन, ठीक, इसका नाम रख दिया IC2, ठीक है जी। अच्छा, अब ये पॉइंट देखो, ये A पॉइंट के ऊपर बोथ द कर्व्स दे आर कटिंग ईच अदर, कट कर रही हैं, या इंटरसेक्ट वर्ड कैन बी यूज, तो इसका नाम मान लो हम रख लेते हैं A पॉइंट। उसके बाद नाउ यू टेक एनी पॉइंट, चाहे आप यहाँ ले लो, ऊपर ले लो, जहाँ मर्जी ले सकते हो। मान लो आई हैव टेकन दिस पॉइंट, इसका नाम रख दिया B पॉइंट, ठीक। ऐसे ही ये नीचे वाली जो IC2 है, इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं कि इसके सामने लेना, चाहे आप ऊपर ले लो, नीचे ले लो, इधर ले लो, कहीं मर्जी ले लो। ये है, इसका नाम कुछ और पॉइंट रख दो, C रख दो, ABC में से कुछ भी रख लो, ऑल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ज़रूरी नहीं ABC रखना है, HRLMN कोई भी रख दो, एनीथिंग। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए, ये जो A और B है, नाउ बोथ आर लाइंग ऑन IC1, है ना। तो अगर IC1 के ऊपर है तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो डेफिनेशन होती है इंडिफरेंस कर्व की भी ऑल पॉइंट्स दे गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू A शुड बी इक्वल टू B। अगर एक ही लाइन के ऊपर, एक ही कर्व के ऊपर है A और B, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, सेम सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वेरी फाइन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको देखें IC2 को, तो अब अगर ध्यान से देखें A पॉइंट इस IC2 के ऊपर भी है, A दोनों में ही है ना, कॉमन है, A यहाँ भी है IC2 के ऊपर, अब ये C पॉइंट है। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए एज पर द डेफिनेशन ऑफ IC, फिर जो है फिर A शुड बी इक्वल टू C ऑल्सो। भी जितनी सेटिस्फेक्शन A से मिल रही है कॉम्बिनेशन से, उतनी ही C वाले कॉम्बिनेशन से भी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि यही डेफिनेशन है। तो A शुड बी इक्वल टू C, ठीक। अब आपने मैथ्स में किया हुआ है कि दोनों, ये मान लो दो इक्वेशंस है, मैंने आई रोट हियर, A इज इक्वल टू B, A इज इक्वल टू C ऑल्सो। तो A दोनों में कॉमन है, तो इट विल गेट कैंसल्ड, ये कैंसिल हो गया, कट कर दिया दोनों को। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैथमेटिकली अगर देखें तो दैट मीन्स B शुड बी इक्वल टू C, B और C बराबर होने चाहिए, बट दे आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? बिकॉज B पॉइंट इज लाइंग ऑन IC1 और C पॉइंट जो है दैट इज लाइंग ऑन IC2, तो दोनों अलग अलग इंडिफरेंस कर्व के ऊपर है। फिर अब हमें पता है कि जब दो डिफरेंट ICs के ऊपर पॉइंट्स होते हैं तो दे कैन नेवर बी इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों बराबर नहीं है। सो B शुड होना तो चाहिए, एज ए रूल तो यही बात बननी चाहिए कि B शुड बी इक्वल टू C, बट दैट इज नॉट सो। क्यों? क्योंकि बोथ आर लाइंग ऑन डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व्स, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स के ऊपर है। तो इसका फिर जो रिजल्ट निकला कंक्लूजन, वो दैट इज कि जो दो इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो एक दूसरे को काट के नहीं जा सकती हैं, ऊपर नीचे हो सकती हैं, जैसे फैमिली वाले वो उसमें मैप में बनाया ना, इंडिफरेंस कर्व का मैप, की ऊपर हो सकती है और ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, पैरेलली नीचे हो सकती है, ऊपर हो सकती है, बट कोई भी जो टू इंडिफरेंस कर्व्स हैं वो एक दूसरे को क्रॉस करके, कट करके नहीं जाएंगे, ठीक। ये इसकी प्रॉपर्टी है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हायर द इंडिफरेंस कर्व एंड इट गिव्स अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब तो इसमें क्या करना है, आप मान लो ये आई हैव ड्रॉन, अब ये देखो दोनों की शेप देखो, ये IC1 है, ये IC2, कहीं भी आप ड्रॉ कर लो, ठीक। अब ये दोनों दूर दूर हैं, मतलब पैरेलल है, शेप में पैरेलल है एक दूसरे के, एक जैसी शेप है, इक्वल डिस्टेंस है दोनों के बीच में, बट कट नहीं कर रही हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए IC1 के ऊपर यू टेक एनी पॉइंट एनीवेयर, कहीं भी आप ले लो,
ज़रूरी नहीं कि मैंने ऊपर लिया तो यही लेना है, आप इस पूरी आईसी के ऊपर यू टेक एनी पॉइंट, फिर उसको आप ज्वाइन करो वाई एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ। इसका मतलब हमें ओ एक्स क्वान्टिटी एक्स की मिल रही है एंड वी आर गेटिंग ओ वाई क्वान्टिटी ऑफ वाई कमोडिटी। ठीक, इतने से हम संतुष्ट हैं। अच्छा, अब अगर हम हायर इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जाते हैं, हायर मतलब जो इसके ऊपर है, उसके ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, यहाँ यहाँ कहीं भी एनी पॉइंट, फिर उसको आप ज्वाइन करो with y axis or x axis. Now I have taken this point by chance coincidentally, ये b point को when I am extending, तो मेरा ये b point इसी लाइन के ऊपर ही आ रहा है, मुझे मतलब y क्वांटिटी ही मिल रही है, ये बाई चांस है। अदरवाइज कोई कहीं भी आप जो भी लोगे, आपका जहाँ भी y को टच करता है वहाँ आप टच कर सकते हो। तो ये बाई चांस इट इज़ कमिंग एट द सेम लेवल, तो y की कमोडिटी की ओ वाई क्वान्टिटी आई एम गेटिंग इफ़ आई एम ऑन दिस IC2, और इसको नीचे ज्वाइन करें एक्सिस के, एक्स एक्सिस के साथ में वी आर गेटिंग x1 क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी। ठीक, अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, दोनों आईसीज में y की बात तो ठीक है सेम ही आ रही है, ये बाई चांस हो गया, ठीक है, y की सेम है, बट x का एक यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे x की ज़्यादा क्वांटिटी मिल रही है। तो इसका मतलब अभी हमने वो कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया, मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला, कि भी एक चीज़ की क्वांटिटी चाहे सेम ही हो बट दूसरी की क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिल रही है ना। वी आर गेटिंग सेम क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी बट एट द सेम टाइम वी आर गेटिंग some additional extra quantity of x commodity, तो we are showing our monotonic preference. That means जो भी combination होगा at higher IC that will give us more satisfaction, more happiness, more utility, more संतुष्टि, whatever word we want to use we can। ठीक, अच्छा उसके बाद next है next property इंडिफरेंस कर्व्स। ये जैसे मैंने ये दो एग्जांपल बना दिए, इसमें y के ऊपर सेम था, इसमें ये देखो x के ऊपर सेम है, इसमें भी दो आईसीज बना दी, ये पहला हो गया IC1 के ऊपर a का ये y और x, इसी को सेकंड IC के ऊपर मान लो ये पॉइंट ले लिया, अब इसमें y की क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, x की सेम है, तो बोथ वेज है, कोई कोई ये नहीं कि एक x को ही ज़्यादा लेना है या अकेले y को ज़्यादा, कुछ नहीं ऐसा, दोनों में से कोई भी हो सकती है। तो ये दोनों डायग्राम इस हेडिंग के साथ ही रिलेटेड है। नाउ ये हमारा जो बुक में लास्ट पॉइंट है, इंडिफरेंस कर्व शुड नॉट टच एनी एक्सिस। इसका मीनिंग है कि अगर मान लो ये हमारी आईसी हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि इट इज़ टचिंग वाई एक्सिस और नीचे से ये खाली है, मतलब इसको टच नहीं कर रही है, और एंड इन दिस सेकेंड डायग्राम वी ड्रॉ इन सच ए मैनर कि दिस IC is touching this x axis but it is not at all touching this y axis। ऊपर से ये लूज है ना, खुली हुई है, ठीक ऐसे यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये वाली चीज़ ले रहे हैं, y की यूनिट को यहाँ पर टच करता हुआ दिखा रहे हैं, इसका मतलब एक्सिस को जब हम वैल्यू देखते हैं तो क्या बोलते हैं 0 1 2 3 4 5, मान लो ये 5 यूनिट्स है, और x का कितना है, x का पॉइंट 0 ही है, मतलब वी आर नॉट एट ऑल टेकिंग एनी क्वांटिटी ऑफ x कमोडिटी, हम सारी की सारी y यूनिटरी y कमोडिटी को ही ले रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज डेफिनेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व के उसमें आता ही क्या है कि कंज्यूमर हैज़ टू यूज और ही हैज़ टू कंज्यूम कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सम क्वांटिटी ऑफ x मस्ट बी देयर, सम क्वांटिटी ऑफ y मस्ट बी देयर, जीरो क्वांटिटी नहीं कर सकते। जीरो का मतलब ही हम x को यूज ही नहीं कर रहे हैं, x का कुछ ले ही नहीं रहे हैं, सिर्फ y को ही ले रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है एज पर द वेरी डेफिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये देखो x का है, ये एक्सिस 0 1 2 3 4 5 6, मान लो ये 6 यूनिट्स ऑफ x कमोडिटी है, और इधर y का ऊपर जाके वर्टिकली हम देखते हैं 1 2 3, y का कुछ भी नहीं ले रहे, ऊपर वाली साइड से कुछ भी नहीं ले रहे, वी आर जस्ट लाइंग ऑन एक्सिस ओनली, मतलब हम x चीज़ के ही 5-6 यूनिट जितने भी हैं, कोई भी एग्जांपल उसको ले रहे हैं, बट वी आर नॉट एट ऑल कंज्यूमिंग एनी यूनिट ऑफ y कमोडिटी, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दीज आर द एक्सट्रीम सिचुएशंस which are not at all possible as per the very definition of this concept of indifference curve। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि x की क्वांटिटी 0 हो या y की क्वांटिटी 0 हो तो फिर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन तभी बनेगा अगर आप, सीधी सी बात है, आप देखो आप दो सब्जेक्ट कोई पढ़ लेते हो, अकाउंट्स इंग्लिश, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी अकाउंट्स, कोई दो लेने हैं तभी कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर आप कहो कि मैं सिर्फ ये अकाउंट्स पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स का नहीं पढ़ता या कोई और नहीं पढ़ता, फिर कॉम्बिनेशन थोड़ी बना। यहाँ आप कहो कि मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ, बाकी कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, फिर कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। कॉम्बिनेशन के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, होंगी तो ही कॉम्बिनेशन है। तो अब यहाँ पर एक्स का कुछ नहीं है,
तो ये पॉसिबल नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। यहाँ पे y का कुछ नहीं है ले रहा है, वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। इसका मतलब कि कॉम्बिनेशन के बिना ये जो आईसी का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ यूजलेस, ये डिफाइन ही नहीं किया जा सकता फिर, तो इस करके ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये एक्सिस को टच करे। हमेशा जब भी हम आईसी ड्रॉ करेंगे तो ये देखो ऊपर से ऐसे लूज होगा, मतलब टच नहीं कर रहा है, ऐसे नीचे से टच नहीं करेगा, बीच में रहेगा, ये ऐसे बीच में कन्वेक्स शेप बनेगी। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ऐसे आ सकता है, डिफाइन इंडिफरेंस कर्व, व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, या सिंपली एक्सप्लेन एनी 2-3 प्रॉपर्टीज। जितने पूछे, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतनी प्रॉपर्टीज को आपने डिफाइन कर देना। ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल डू, ये अगला मैंने करवा दिया आपको पहले, लेट मी शो, नहीं ये नहीं, जो पीछे वाला था ये अभी पहले ही बता दिया आपको, मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला, कि कम से कम एक चीज़ सेम हो, दूसरी का कम से कम कुछ यूनिट ज़्यादा हो, ये हमारा टॉपिक हो चुका है। उसके बाद हमारा था यूनिट आगे जो दिया हुआ है, दैट इज़ यू कैन प्लीज सी इन द बुक बजट सेट एंड बजट लाइन। ठीक, ये हम लोग कल करेंगे, अभी मैंने यहाँ तक करवाया है, तो यहाँ तक की स्लाइड्स आई विल सेंड टू यू। ये वाला टॉपिक हम कल करेंगे, बिकॉज ओनली 1 minute इज लेफ्ट, वी वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट दैट। So with this, I want to thank you all. Ashley बेटे एक बार जरा प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। ओके मैम। हाँ, फिर मैं बाद में एंड करती हूँ। थैंक यू बेटे।